तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री का जो मध्यकालीन भारत है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, हिस्ट्री जो होता है इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत और एक आपका होता है आधुनिक भारत। ठीक है, अब ये प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना होता है और आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आपको संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। देखिए, प्राचीन भारत में ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसमें मानव का विकास कहाँ हुआ, है ना, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, आग की खोज, पहिए की खोज, मतलब जो मानव आदिम जमाने के, मतलब हिस्ट्री में जितना पीछे हम लोग जा सकते हैं वहाँ से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसके बाद कई राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है, पुराने राजाओं के बारे में, और उन सभी के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, है ना। इसके बाद कई राजाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, किस में पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में। ये सब सारी चीज़ें हमें प्राचीन भारत में पढ़ना है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में हम लोग जब आते हैं, मुख्यतः ये जो काल है प्राचीन भारत, ये लगभग आपका 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व यानी BC से लेकर, है ना, 712 ईस्वी तक, जब तक कि मुस्लिम आक्रमण नहीं हो जाता भारत में, तब तक हम लोग उसको प्राचीन भारत ही मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कि प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, प्राचीन भारत में हमें उन टॉपिकों को पढ़ना है जो टॉपिक बहुत पुराने हैं, है ना। बहुत पुराने का मतलब सबसे पुराने, जैसे सबसे पुराने का मतलब जैसे मानव कहाँ से आया, किस जगह से आया, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये मुख्यतः हम लोग इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद जब तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हो जाता, उसके पहले मुस्लिम आक्रमण से पहले जो घटनाएं होंगी वो सभी हम लोग को किस में पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में पढ़ना है। अब मुस्लिम आक्रमण कब होता है भारत में, तो वो होता है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण होता है। कौन करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम करता है ना, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर जो है आक्रमण करता है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं माने जाते हैं भारत में। सबसे पहले मुस्लिमों का जो सफल आक्रमण है वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 712 ईस्वी से लेकर जब तक ये हमारा 1857 की क्रांति जब तक नहीं हो जाती, है ना, 1857 की क्रांति तक हम लोग मध्यकालीन भारत ही मानेंगे। यानी 712 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक की सभी चीज़ें हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आधुनिक भारत में जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति के बाद से 1947 जब तक भारत की आज़ादी नहीं हो जाती है, उन सभी घटनाओं को हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब आप प्राचीन भारत को भी शुरू कर सकते हैं, मध्यकालीन भारत को भी शुरू करते हैं और आधुनिक भारत को भी शुरू कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए कोई भी टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको प्राचीन भारत से शुरू से पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ सकते हैं। शुरू से पढ़ेंगे तो भी आपका वही समझ में आएगा, मध्यकालीन से पढ़ेंगे फिर भी आपका वही समझ में आएगा, और आधुनिक से पढ़ेंगे तो भी आपका वही समझ में आएगा, क्योंकि इनका जो लिंक है
वो ऐसा नहीं है कि आप प्राचीन भारत पढ़ लेंगे नहीं पढ़ते हैं तो मध्यकालीन समझ में नहीं आएगा, मध्यकालीन नहीं पढ़ेंगे तो आधुनिक समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ से चाहें वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको करना क्या है कि अगर प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से प्राचीन भारत को कंप्लीट कीजिए, फिर मध्यकालीन को पढ़िए और फिर आधुनिक को पढ़िए। अगर आप मध्यकालीन को शुरू कर रहे हैं तो पूरा मध्यकालीन एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप लोग आधुनिक में आइए या फिर आपको प्राचीन में आना है। ऐसा नहीं करना है कि प्राचीन भारत का कोई एक टॉपिक सिर्फ सिंधु सभ्यता पढ़ लिए उसके बाद किसी और टॉपिक में आते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक टॉपिक पूरा पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारत पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, या फिर आधुनिक भारत पढ़ना है तो उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो हम लोग मध्यकालीन भारत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका हिस्ट्री में सबसे छोटा टॉपिक है। इसमें हम लोग को मुख्यतः क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आइए इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में अगर आप इन 7 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण इसको बोल सकते हैं, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, ये पहला टॉपिक है आपका मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसके बाद मुगल सल्तनत, फिर मराठा साम्राज्य, फिर भक्ति आंदोलन, और 2 है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये टोटल 7 टॉपिक हैं। अगर ये 7 टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मध्यकालीन भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही 7 टॉपिक मैं पहले ख़त्म करूंगा आपका, उसके बाद हम लोग फिर प्राचीन भारत में आएंगे और उसके बाद फिर आधुनिक भारत में आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत का जो पहला टॉपिक है यानी अरब आक्रमण या फिर मुस्लिमों का आक्रमण, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। 7 टॉपिक है, याद रखिएगा हमको मध्यकालीन भारत में केवल 7 टॉपिक पढ़ना है, और अगर इन 7 टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका मध्यकालीन भारत से नहीं छूटेगा। हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत का, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये पहला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ यानी दिल्ली सल्तनत से पहले, ये हम लोग मैंने आपको बताया ना कि देखिए पहले किसका आक्रमण होगा, पहले जो है अरब आक्रमण होगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम नहीं थे, दिल्ली सल्तनत पे भी मुस्लिम का शासन था, मगर दिल्ली सल्तनत एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सीक्वेंस में, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आक्रमण हुए उसको हम लोग पहले देखते हैं अरब आक्रमण में, यानी पहला जो चैप्टर है उसमें हम लोग भारत पर जो मुस्लिमों का आक्रमण होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत में घुसेंगे, यानी दूसरे चैप्टर पर घुसेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। तो देखिए भारत पर जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ ये 3 चरण में हुआ है। पहले चरण में मोहम्मद बिन कासिम आता है, दूसरे चरण में महमूद गजनवी आता है और तीसरे चरण में महमूद गोरी आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर महमूद गजनवी के बारे में और फिर महमूद गोरी के बारे में। तो अगर ये तीनों टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमारा पहला जो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम का जो कार्यकाल था भारत पर, ये पहला आक्रमण 712 ईस्वी में करता है। देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। इससे पहले भी भारत में आक्रमण हो चुका था, कई सारे आक्रमण हुए थे। बुदेला एक शासक था, शासक नहीं था, कह सकते हैं कि ये सेनापति था, और उबैदुल्ला भी सेनापति था। ये 711 में भारत पर पहला आक्रमण ये लोग किए थे, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी, ये असफल आक्रमण था। ठीक है, 712 ईस्वी में कौन आक्रमण करता है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कब भारत में आक्रमण कर रहा है, तो 712 ईस्वी में। इससे पहले 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हो चुका था मुस्लिमों का, लेकिन
वो असफल आक्रमण था, यानी उस आक्रमण में उनको सफलता नहीं मिली थी। भारत पर पहला जो सफल आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण आपको एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत पर पहला जो है अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? तो कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में वो सिंध पर आक्रमण किया था। कौन सी जगह पर? सिंध पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में जो है ना वो सिंध पर आक्रमण करता है, जो कि पंजाब का एक एरिया है सिंध। ये अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गया है। भारत का जब विभाजन हुआ तो ये सिंध जो एरिया है ये अभी कहाँ चल गया है? तो पाकिस्तान में चल गया था। उस समय ये भारत का ही हिस्सा था, है ना। तो 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, है ना, वो सिंध पर आक्रमण करता है ना। और वहाँ पर सिंध के जो राजा थे, सिंध का राजा कौन था उस समय? तो देखिए, सिंध का उस समय जो राजा था वो था राजा दाहिर। राजा दाहिर, ठीक है, कौन था? राजा दाहिर। तो इस युद्ध में इसमें किसका किसका? तो देखिए, एक तरफ कासिम था, एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी तरफ कौन था? सिंध के राजा दाहिर। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो क्या किया था? तो सिंध पर आक्रमण किया था। रावर के युद्ध में वो सिंध के राजा दाहिर को जो है पराजित करता है। सिंध के राजा दाहिर को वो हरा देता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके और आक्रमण कर लेता है, ये सिंध पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उस समय आपको और क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि उस समय सिंध की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो सिंध की राजधानी उस समय थी आरोह, या फिर उसको ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं। तो उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण हुआ उस समय सिंध की राजधानी थी आरोह या फिर ब्राह्मणवाद। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि जो राजा दाहिर था वो चच वंश का था। ये भी पूछता है कि जो राजा दाहिर है वो किस वंश का था? तो वो चच वंश का था। ठीक है, अब देखिए, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करता है सिंध के एरिया में, सिंध के एरिया में। और ये क्या करता है? राजा दाहिर को पराजित कर देता है ना, और ये जीत जाता है। तो ये सब चीज़ें जो लिखी गई है वो हम लोग को प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी सिंध का जो युद्ध हुआ, सिंध का जो विजय किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो देखिए, ये हमें दो किताब से मिलता है। एक मिलता है चचनामा, जिसको फतहनामा भी बोलते हैं, और एक है फुतुह अल बलदान। ये दो किताबों से हम लोग को क्या मिलता है? तो सिंध विजय का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि सिंध विजय का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो एक किताब है चचनामा, जिसको फतहनामा भी बोलते हैं। एक ही किताब है दोनों, ठीक है, नाम अलग अलग है। और एक किताब है फुतुह अल बलदान। ठीक है, तो ये दो किताबों से हम लोग को क्या मिलता है? भारत पर सिंध विजय का, जो ये मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध विजय है उसका प्रमाण हमें मिलता है इन दो किताबों से। अब एग्जाम में आपका पूछ देता है कि इसके लेखक कौन थे। तो देखिए, चचनामा का जो लेखक था, चचनामा जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं आपका अली अहमद, याद रखिएगा, अली अहमद। ठीक है, चचनामा के लेखक अली अहमद। चचनामा या फिर फतहनामा जो भी बोले, दोनों एक ही किताब है। और एक है फुतुह अल बलदान, फुतुह अल बलदान, फुतुह अल बलदान। तो ये भी याद रखिएगा, फुतुह अल बलदान के लेखक कौन है? तो फुतुह अल बलदान के लेखक जो हैं वो है बिलादुरी।
तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। 2 किताब मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, एक है चैचनामा जिससे हमको सिंध विजय का प्रमाण मिलता है, और एक फुतू अल बलदान। चैचनामा का लेखक कौन है, तो चैचनामा के लेखक हैं आपका अली अहमद, ठीक है। और फुतू अल बलदान के लेखक कौन है, तो बिलादूरी, है ना, बिलादूरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो यहाँ वो राज्य का विस्तार करने नहीं आया था, वो सिर्फ धन दौलत लूटने आया था, धन दौलत को लूटने आया था, धन दौलत लूटपाट करने आया था ना, लूटने आया था। और क्या करने आया था, तो देखिए और एक मकसद उसका था कि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे, एक तो धन दौलत लूटना था, दूसरा क्या करना चाहता था, वो अपने धर्म का यानी इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार करना चाहता था। तो यही 2 उद्देश्य थे उसके भारत पर आक्रमण करने का, है ना। इसके बाद उसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता है, 712 ईस्वी में सिंध को जीता और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। और ये भी मुल्तान जो भी है, मुल्तान जो एरिया है ये भी अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, उस समय भारत का हिस्सा था। तो 712 ईस्वी में सिंध पर जीता और 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया। वहाँ से उसको बहुत सारा सोना मिला और इस वजह से वो इस जगह को मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा, स्वर्ण नगरी। किसने बोला, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि इतना सोना वो किसी जगह पर इससे पहले देखा ही नहीं था। भारत में उस समय इतना सोना था। तो उस 713 ईस्वी में मुल्तान को जीतने के बाद वहाँ से वो उसको इतना ज़्यादा सोना मिला कि वो इस जगह को क्या बोला, स्वर्ण नगरी कहा, है ना। उस जगह को उसने स्वर्ण नगरी कहा। तो मैंने आपको यहाँ अभी तक क्या क्या बता दिया कि देखिए भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो 711 ईस्वी में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। कुछ लोग आक्रमण किए थे लेकिन वो असफल आक्रमण रहा था। 712 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण। वो सिंध के एरिया में आक्रमण करता है, सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर देता है। कौन से युद्ध में, तो रावर की युद्ध में, है ना। और ये भी पूछता है कि दाहिर जो थे जिसको पराजित किया राजा दाहिर को, वो कौन सा वंश का था, चचनामा वंश का था, ठीक है। और ये भी पूछता है कि उस समय सिंध की राजधानी क्या थी, तो उस समय सिंध की राजधानी आरो या फिर ब्राह्मणवाद, दोनों एक ही नाम है। तो उस समय सिंध की राजधानी थी आरो या फिर ब्राह्मणवाद। इसके बाद इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण हमें चैचनामा किताब से मिलता है जिसके लेखक कौन है, अली अहमद। और इसको ये भी पूछता है कि इसको ये ट्रांसलेट किया था, इसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो ये भी पूछता है। तो इसको देखिए अरबी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था, अरबी भाषा में अबू मुहासिर ने, अबू मुहासिर। तो ये भी आप याद रखिएगा, अबू मुहासिर। चचनामा किताब को ट्रांसलेट किया था अरबी भाषा में, किसने किया था, अबू मुहासिर ने। और फुतू अल बलदान के लेखक कौन है, बिलादुरी। ये मैंने आपको बता दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य को धन दौलत लूटना था और अपने धर्म का प्रचार करना था। इसके बाद इन्हें 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता जहाँ से उसको बहुत सारा सोना मिला, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये अभी तक कितने क्षेत्र को जीत लिया है। तो देखिए ये पहले सिंध पर आक्रमण किया है, ये पहले सिंध पर आक्रमण करता है ना, और वहाँ के राजा दाहिर को पराजित करता है। फिर जो है मुल्तान के एरिया को जीत लेता है, मुल्तान, ये 2 एरिया वो जीत लेता है, सिंध और मुल्तान। अब इन दोनों क्षेत्रों को वो मिला देता है और उसकी जो राजधानी बनाता है वो कहाँ बनाता है, अलमनसूरा, अलमनसूरा, ठीक है। देखिए जीते हुए क्षेत्र 2 क्षेत्र जीता है अभी तक, सिंध और मुल्तान। बाकी और भी छोटे छोटे क्षेत्र पर जो कब्जा किया था उसको मिलाकर जो राजधानी बनाता है वो किसको बनाता है, अलमनसूरा को बनाता है। मतलब इस क्षेत्र को उसने क्या बनाया, अपना राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हालांकि वो यहाँ रहने नहीं आया था, लेकिन
बहुत सारा उसको संपत्ति मिला उस जगह से, है ना। इन 2 एरिया को जो जीता इसमें उसको बहुत सारा संपत्ति मिला। अब वो क्या किया, भले ही वो परमानेंट यहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन जो है टेम्पररी वहाँ पर अपना बसेरा डाल दिया, है ना। तो इस क्षेत्र में मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा प्रचलन होने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मुस्लिमों का, देखिए कुछ मुस्लिम भारतवासियों से कुछ सीखा, है ना, और कई भारतवासियों ने इन लोगों से कुछ कुछ सीखा, है ना। अब क्या क्या सीखा, तो देखिए बहुत सारा चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि भारत में उस समय भारत की जो संस्कृति थी वो बहुत ही उन्नत थी। यानी भारत में खगोल शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र, फिर आपका चिकित्सा शास्त्र, है ना। इसके बाद भारत में जो है दर्शन हो गया, दर्शन यानी फिलोसफी, दर्शन। इसके बाद भारत में उस समय जो है अंक गणित का बहुत प्रचलन था। तो भारत ऐसा नहीं है कि भारत पहले से पिछड़ा हुआ है, भारत में ऐसी चीज़ें पहले से उन्नत थी। तो ये सब चीज़ों को किसने सीखा, तो ये सब चीज़ें जो है अरब वासियों ने भारत से सीखा, है ना। ये सब अरब वासियों ने भारत से ये सब चीज़ें सीखा, ठीक है। और बाद में चल के इसको जाके ये लोग यूरोप में प्रचार प्रसार किया, बहुत जगह पर प्रचार प्रसार किया ये इन सब चीज़ों के बारे में कि भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें पहले से उन्नत हैं, है ना। और इसके बाद भारत ने इन लोगों से क्या क्या सीखा ये भी आपको जानना जरूरी है। ये सब चीज़ें तो उन लोगों ने हमसे सीखा, लेकिन हम लोगों ने उनसे क्या क्या चीज़ें सीखा या फिर वो लोग हम पर थोप के चले गए, तो क्या क्या चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारत में ऊँट पालने की प्रथा पहले नहीं थी, ऊँट पालन। तो ये हमने किनसे सीखा, तो अरब वासियों से सीखा, है ना। भारत में खजूर की खेती उस समय नहीं होती थी, खजूर की खेती। तो भारत में जो खजूर की खेती है ये किसकी देन है, तो अरब वासियों का ही देन है। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान या फिर हिंदू शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है, तो अरब वासियों द्वारा ही हमें दी गई है। इसके बाद और क्या क्या चीज़ जानेंगे, तो पर्दा प्रथा ये कब भारत में आया, तो देखिए ये अरब वासियों द्वारा ही हम पर जो है पर्दा प्रथा का कह सकते हैं कि तीव्र गति से विकास हुआ भारत में। कब, जब ये अरब वासी भारत पर रहना चालू किए, है ना। इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने यानी कह सकते हैं कि मोहम्मद कासिम ने भारत पर या यहाँ के लोगों पर टैक्स किस प्रकार का टैक्स लगाया, तो देखिए मुख्यतः मोहम्मद कासिम के समय 3 प्रकार का टैक्स था। एक था जजिया, एक था ज़कात और एक था खराज। ये तीनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से भी आपको जजिया कर, ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछ चुका है ना। बहुत बार आपका ये जजिया कर पूछ चुका है कि जजिया कर भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर भारत में जजिया कर किसने लगाया सबसे प्रथम, तो किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर कौन सा कर लगाया, जजिया कर लगाया। ज़कात और खराज ये कर इसी के समय इंट्रोड्यूस हुआ। अब जजिया कर क्या था, ज़कात कर क्या था और खराज कर क्या था, आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जजिया, ज़कात और खराज ये 3 प्रकार के टैक्स थे उस समय। किसके समय, तो मोहम्मद कासिम के समय, है ना। तो ये जो जजिया कर था ये मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। जो गैर मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम का मतलब जैसे हिंदू हो गया, उस समय तो सबसे ज़्यादा हिंदू ही थे ना गैर मुस्लिमों में, यानी जो मुस्लिम नहीं थे वो अधिकतर हिंदू थे। बाकी जैन, बौद्ध, बहुत प्रकार के भारत में बौद्ध धर्म के लोग हुए हैं, तो उन सभी पर ये टैक्स लगता था, ये मुस्लिमों पर नहीं लगता था।
है ना। ये एक प्रकार का कौन सा कर था, सुरक्षात्मक कर था, सुरक्षात्मक कर। इसका कहना था कि हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं इसीलिए तुमसे ये टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ये खराज कर जो है ये भूमि कर था, भूमि कर था, और ये केवल मुस्लिम लोग के लिए था। खराज कौन सा कर था, भूमि कर था, और ये मुस्लिमों के लिए लगता था। और ये ज़कात जो है ये जो है आय पर लगता था। आय पर मतलब जिसकी कमाई जितनी होती है उस हिसाब से वो देता था। ये ज़कात कर आज भी लोग देते हैं, जैसे मस्जिदों के निर्माण के लिए हो गया, कई चीज़ों में दान करते हैं। मुख्यतः ये अपने जितना वो कमाते हैं उस पर वो दान देते हैं। तो ये एक प्रकार का कर था। तो 3 प्रकार के कर हैं, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो कर है वो जजिया है ना, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगता था, मुख्यतः हिंदुओं पर, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखिए ये जो जजिया कर था, जजिया कर, इससे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर 5 लोगों से मुक्त रखा था। 5 लोगों पर ये नहीं लगता था, 5 प्रकार के लोगों पर नहीं लगता था। वो 5 प्रकार के लोग कौन कौन थे, तो देखिए, एक बच्चा यानी छोटे बच्चों पर नहीं लगता था, बूढ़ों पर नहीं लगता था, औरतों पर नहीं लगता था, विकलांगों पर नहीं लगता था, और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। ये 5 प्रकार के लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था। बाकी जो हष्ट-पुष्ट लोग हैं और जो मुस्लिम नहीं हैं उन पर जजिया कर लगता था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो जजिया कर है इसको बाद में चल के फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने ये जो इसने ब्राह्मणों से मुक्त रखा था कि ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं लगेगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और ये क्यों लगाया, क्योंकि इसकी फिरोज शाह की माँ जो थी वो हिंदू थी, तो लोगों को ये ना लगे कि ये हिंदुओं का पक्ष ले रहा है या फिर हिंदुओं के, तो इसीलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके बाद बहुत सारा विरोध हुआ था, है ना। तो उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, हम लोग को बस ये जानना है कि जजिया कर सबसे पहले भारत में कौन लाया। तो जजिया कर सबसे पहले भारत में कौन लाता है, मोहम्मद बिन कासिम लाता है, ठीक है। और बाद में चल के फिरोज शाह तुगलक जो है इसने क्या किया, तो इसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद कासिम ने तो 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया था ना, कि बच्चों को नहीं लगेगा, बूढ़ों को नहीं लगेगा, औरतों को नहीं लगेगा, विकलांग को नहीं लगेगा और ब्राह्मण को नहीं लगेगा। लेकिन बाद में चल के जब फिरोज शाह तुगलक आया, ये फिरोज शाह जो है ये आएगा, हम लोग दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो उस समय का बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत आएगी उसमें एक शासक होगा फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद जो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद जब हम लोग मुग़ल सल्तनत आएंगे तो उस समय जो अकबर का शासन था 1564 ईस्वी में क्या किया था, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को ख़त्म कर दिया। अकबर देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए या मुस्लिम लोग, उसमें से सबसे अच्छा काम या मतलब सबसे अच्छा शासक अकबर को लोग मानते हैं, और इसने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में इसी के वंश में औरंगजेब आता है 1679 ईस्वी में, इसने फिर से जजिया कर लगा दिया, पुनः जजिया कर लगा दिया, पुनः इसने जजिया कर को लगा दिया, है ना, फिर से लगा दिया। और इसने जो है ना अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूला था। इसके काल में अंग्रेज आ चुके थे और इसने अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूला था, ठीक है। मतलब औरंगजेब जो था ना ये बहुत ही क्रूर शासक था। ये जजिया कर तो लगाया ही लगाया, इसने अंग्रेज़ों को भी नहीं छोड़ा था, अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूला था। लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह है, इसको रंगीला बादशाह भी बोलते थे ना, मोहम्मद शाह ये जो था ये मुग़ल वंश का ही था। ये पूरा दिन नाच गाना ये सब वो सब, मतलब ये सिर्फ रंगीन मिजाज का ये आदमी था। तो बाद में चल के मोहम्मद शाह, इसका नाम था रंगीला बादशाह, इसको लोग रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने पूरी तरीके से मतलब अंतिम रूप से, यानी अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त कर दिया, तो किसने किया था, अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने, ठीक है। देखिए ये जजिया कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जजियाकर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जजियाकर भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजियाकर लगा दिया था। इसके बाद अकबर आया, इसने जजियाकर को समाप्त कर दिया। इसके बाद इसी के वंश में आता है औरंगजेब, ये पुनः फिर से लगा देता है ना, फिर से लगाता तो है, प्लस अंग्रेजों से भी वसूल करता है। और लास्ट में चल के मोहम्मद शाह, यानी कि इसका नाम रंगीला बादशाह था, तो इसने क्या किया? पूरी तरीके से जजियाकर को समाप्त कर दिया, है ना, पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको ये सब भी पूछता है तो ये सब भी याद रखिएगा, जैसे क्या क्या पूछता है। देखिए, तो जब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे हैं तो उसी के काल में, मोहम्मद बिन कासिम के काल में ये सारे किताब जो थे, ये सारे किताब इसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। कौन सा भाषा में? तो अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए, पंचतंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, पंचतंत्र, ये इसके लेखक कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आपको एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसने क्या लिखा है? तो इसने पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र। तो ये किताब जो है, पंचतंत्र किताब जो है, किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। इसको कौन से भाषा में? तो इसको जो है अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? तो ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य सिद्धांत जो किताब है, सूर्य सिद्धांत, इसको लिखा था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सूर्य सिद्धांत को भी किसने ट्रांसलेट किया था उस समय? मतलब इसी के काल में ट्रांसलेट हुआ था, इसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। उसी समय चरक संहिता, सूत्र संहिता, ये सारी किताब को ट्रांसलेट किया गया था किसमें? अरबी भाषा में। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग शुरू में पढ़े कि चचनामा में जो है इसका प्रमाण मिलता है कि उसने सिंध को विजय किया। चचनामा में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है। तो उसी में इसकी जो मृत्यु बताई गई है वो कब बताई गई है? 715 में उसकी मृत्यु बताई गई है। किसके आदेश पर? तो सुलेमान के आदेश पर। सुलेमान कौन था? तो देखिए, सुलेमान जो था इसी के मतलब एरिया में कोई था, जैसे सेनापति टाइप का, है ना, सेनापति हो सकता है या फिर कोई सैनिक था। तो इसके आदेश पर इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। कब? 715 ईस्वी में। ये पूछता है, आप इसको भी याद रखिएगा कि चचनामा के अनुसार जो मोहम्मद बिन कासिम की हत्या है वो कब हुई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी? तो सुलेमान के द्वारा की गई थी 715 ईस्वी में। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने सिर्फ जो है किसके बारे में पढ़ा? सिर्फ देखिए, अरब आक्रमण जो है ना, अरब आक्रमण को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, है ना, मैंने आपको बताया। तो अरब आक्रमण को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, या मुस्लिम आक्रमण को 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आज हमने पूरा क्लियर कर लिया, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग महमूद गजनवी को पढ़ लेंगे। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार। इसी ने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था, है ना। और इसके बाद हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेंगे। तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेंगे और महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर महमूद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, और वो आके क्या करेगा? तो वो आकर जो है, हालांकि मोहम्मद गोरी की बेटी से शादी कर लिया था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसको शासक बना दिया, और उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। तो इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग महमूद गजनवी और महमूद गोरी के बारे में हम लोग देख लेंगे। वो सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहा, सिर्फ हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाना इस वीडियो में, है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।